हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे। सो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे थे भाई समरी बुक से। ठीक है, समरी बुक आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम से आप बिल्कुल यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो समरी बुक। ठीक है, नाउ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चैप्टर अपन करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे केस स्टडीज कंपैरेटिवली कम आती है, एक्सेप्ट आप समझ लो जीटीए पे, लीगल सर्विसेज पे, यहाँ पे फिर भी पूछ सकते हैं। फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन में दो तीन एडजस्टमेंट्स यहाँ पे रहते हैं। या रिवर्स चार्ज के भी अपन ने क्वेश्चंस देखे थे, उसमें भी क्या होता है भाई, अलग अलग दो तीन सर्विसेज के आपको एडजस्टमेंट आ सकते हैं। फुल फ्लैज क्वेश्चन में तो एक दो एडजस्टमेंट आ ही जाते हैं, जिसमें आपको दे दिया, आपको एडजस्टमेंट दे दिया लीगल सर्विसेज का, यहाँ पे जीटीए का, यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज का, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का, कोई भी आपको एडजस्टमेंट दे दिया, आपको देखना है उसमें आरसीएम में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी जो कंप्यूट करने वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको देखना है कि जो यहाँ पे आपको जिसका टैक्स कंप्यूटेशन करना है उसके केस में वो आरसीएम में टैक्स पे करने को आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको प्रोविजन समझने जरूरी है कि भाई यहाँ पे आरसीएम किस केस में लगेगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आरसीएम के चैप्टर में तीन चीजें याद रखनी, सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, सर्विस कौन सी है, ये आपको पता है। बस ये सब मैच हो रहा है तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरसीएम में चले जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, सो अब आरसीएम देखो, गुड्स में भी है, सर्विसेज में भी है आरसीएम। यहाँ पे 9(3) में आरसीएम आता है, 9(4) में आता है सीजीएसटी एक्ट में, सिमिलरली 5(3)(5)(4) में आता है आईजीएसटी एक्ट में। सो यहाँ पे आरसीएम जो गुड्स के केस में है उसका नोटिफिकेशन नंबर अपन ने देखा था क्या, 4/17 है। सीटी का भी, आईटी का भी 4/17। और सर्विसेज के केस में जो आरसीएम है उसका नोटिफिकेशन नंबर जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 13/17 एज अमेंडेड। अगर कोड करना है तो नहीं करोगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, जस्ट मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आईजीएसटी का नोटिफिकेशन नंबर 10/17 है एज अमेंडेड, यहाँ पे आप उतना डाल सकते हो। आईजीएसटी वाली जो बात करेंगे अपन 5(3) के अंडर जो सर्विसेज आएंगे। उसके बाद 9(4) का आरसीएम जो है, यहाँ पे 9(4) का आरसीएम हमने देखा था, क्या बात थी, अनरजिस्टर्ड पर्सन से यहाँ पे स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन क्या ले रहा है, गुड्स या सर्विसेज ले रहा है, स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज ले रहा है, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको टैक्स पे करना पड़ता है अंडर आरसीएम। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन से क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या लिए, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज लिए, तो उस केस में यहाँ पे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ता है अंडर आरसीएम 9(4) या 5(4) में, ये बात थी। ठीक है, तो पहले सर्विसेज देखते हैं फिर गुड्स देखेंगे यहाँ पे कौन से आरसीएम में। सबसे पहले सर्विस में अपन किसकी बात करेंगे, जीटीए सर्विस की बात करेंगे। जीटीए सर्विस ही अपन ने देखो चार्ट से देखेंगे फटाफट। जीटीए सर्विस के केस में क्या देखना है भाई, रिसिपिएंट कौन है। रिसिपिएंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही टैक्स डिडक्शन के लिए लिया है। रजिस्ट्रेशन ही टैक्स डिडक्शन के लिए लिया है तो उस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है। उस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है भाई। एग्जेम्प्ट हो गया तो फिर आरसीएम की कोई बात ही नहीं आती, ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज, एग्जेम्प्ट हो गया। सो दिस जो हम ये चार्ट देख रहे हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जेम्पशन प्लस व्हाट आरसीएम की बात करेंगे हम यहाँ पे, उसका कॉम्बिनेशन है। सो दैट यहाँ पे टैक्सेबिलिटी, बेसिकली टैक्सेबिलिटी कैसी भी हो सकती है, आरसीएम फॉरवर्ड चार्ज भी हो सकती है या एग्जेम्प्ट भी हो सकती है। तो आपको जीटीए सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने ये चार्ट देख लिया तो इसके हिसाब से ही आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है इस चार्ट के बेसिस पे, और आता ही है जीटीए सर्विस पे एग्जाम में एक आध एडजस्टमेंट। ठीक है, सो जीटीए सर्विस के केस में आप क्या देखोगे, सबसे पहले रिसिपिएंट कौन है। रिसिपिएंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही टीडीएस डिडक्शन के लिए लिया है, तो उस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिसिपिएंट अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है, उस केस में भी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर रिसिपिएंट यहाँ पे वन ऑफ द 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है तो उस केस में जीएसटी चार्जेबल रहेगा। उस केस में जीएसटी चार्जेबल रहेगा। व्हाट हु आर द 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन, या तो फैक्ट्री या सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, या यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है, उस केस में जीएसटी चार्जेबल है। जीएसटी चार्जेबल है। अब उसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं। क्या चॉइस आ जाती है, किसके पास चॉइस है, जीटीए सर्विस सप्लायर, जो जीटीए की सर्विस दे रहा है उसके पास चॉइस है। क्या चॉइस है, वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है जीएसटी में और बोल सकता है कि भाई मैं टैक्स पे कर रहा हूँ फॉरवर्ड चार्ज में। रजिस्ट्रेशन लेके ऑप्ट कर सकता है वो कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूँ। अगर ऐसा करता है तो जीएसटी के रेट, दो रेट के हैं, ऑप्शन है, या तो वो 5% रेट पे जा सकता है, उस केस में उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, इट इज विदाउट आईटीसी ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। या वो 12% वाले ऑप्शन में जा सकता है, 12% विद आईटीसी, उस केस में उसको आईटीसी मिलेगा, इनपुट्स कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज का।
ठीक है, तो ये दोनों रेट कब लगेंगे? अगर वो रजिस्ट्रेशन लेता है और बोलता है कि मैं ऑप्ट करता हूं कि भाई मैं टैक्स पे करूंगा फॉरवर्ड चार्ज में। अगर नहीं है ऐसी बात, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है या वो ऑप्ट नहीं कर रहा है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा, तो उस केस में रिसिपेंट पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, और उस केस में रेट ऑफ जीएसटी लगेगा 5%। रिसिपेंट को जब भी पे करना है रेट ऑफ जीएसटी लगेगा 5%। 5%, ठीक है, ये बस बात है। ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में। बाकी है यही बात, आई बात समझ में? तो ये कौन सी सर्विस है? जीटीए सर्विस की बात की अपन ने, जीटीए सर्विस की बात की। नेक्स्ट लीगल सर्विसेज की बात करते हैं। एक काम करते हैं, लीगल सर्विसेज अपन मेन बुक से देखेंगे। आरसीएम प्लस एग्जेम्पशन की एंट्री कंबाइंड है यहाँ पे, ठीक है, वो अपन देखेंगे। देखो लीगल सर्विसेज में क्या बात है, लीगल सर्विसेज कौन दे रहा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है किसको? अदर देन बिजनेस एंटिटी को, तो ये एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है, ठीक है, एग्जेम्पशन प्लस आरसीएम का चार्ट है, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट को दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को कौन दे रहा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लीगल सर्विसेज दे रहा है, सो ये भी एग्जेम्प्ट है। अब बात कहां पे आती है? बात आती है कि लीगल सर्विसेज दी बिजनेस एंटिटी को, तो क्या देखना है? बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या फॉर रजिस्ट्रेशन पिछले साल में, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर का नहीं देखना है। ये है ट्रिकी पॉइंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस में अपन ने देखे थे इसके एडजस्टमेंट, याद है? एग्रीगेट टर्नओवर आपको कब का देखना है? बिजनेस एंटिटी का पिछले साल का। अगर पिछले साल का अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तक के है आपका टर्नओवर, तो लीगल सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इस साल का टर्नओवर नहीं देखना है, ठीक है। और एग्रीगेट टर्नओवर आपका अबव थ्रेशोल्ड लिमिट है, अबव थ्रेशोल्ड लिमिट है कब? इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में। सो उस केस में यहाँ पे आपका ज्यादा है टर्नओवर, 50 लाख का टर्नओवर होगा फॉर एग्जांपल आपका, सो उस केस में टैक्सेबल हो जाएगी अंडर आरसीएम। टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी। आरसीएम में गई तो टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी। तो आरसीएम में एक ही केस में आता है जब लीगल सर्विसेज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहा है, जिस केस में बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर अबव थ्रेशोल्ड लिमिट है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में लीगल सर्विसेज इस साल में क्या हो जाएगी भाई? टैक्सेबल हो जाएगी अंडर आरसीएम, एंड बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। ओके, समझा? उसके बाद नेक्स्ट, लीगल सर्विसेज कौन दे रहा है? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा है। कौन दे रहा है? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा है, या कौन दे रहा है यहाँ पे? इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है, अदर देन सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट का नीचे अलग डायग्राम है, सो अदर देन सीनियर एडवोकेट। तो अगेन उस केस में क्या बात आएगी? तो देखो ये तो सेम है, अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अपने को दे रहा है फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल को दे रहा है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, उस केस में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बिजनेस एंटिटी को एग्रीगेट टर्नओवर देखना है पिछले साल का बिजनेस एंटिटी का, अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अबव थ्रेशोल्ड लिमिट है तो उस केस में टैक्सेबल हो जाएगी अंडर आरसीएम। बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। एग्रीगेट टर्नओवर कब का देखना है? पिछले साल का, ठीक है। और एक बात और है, अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को, या एक एडवोकेट यहाँ पे दूसरी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट एडवोकेट को दे रही है सर्विसेज, तो उस केस में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। सो एक एडवोकेट या यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज देती है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाती है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद लीगल सर्विसेज किसकी बात कर रहे हैं अपन? सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट दे रहा है यहाँ पे, किसको दे रहा है? यहाँ पे अगेन सेम चीजें देखो, अदर देन बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो अगेन बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या फॉर रजिस्ट्रेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर? इफ यस देन लीगल सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट इन द करंट ईयर, if no then it is taxable under RCM, ठीक है। so if aggregate turnover business entity is above threshold limit in the preceding financial year then it is taxable under RCM in the current year, समझा? और लास्ट, अगर एक एडवोकेट, एक सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को लीगल सर्विसेज दे रहा है, जनरली इट इज टैक्सेबल, बट फर्म क्या कर सकती है? एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती है एज अ बिजनेस एंटिटी। अगर उनका टर्नओवर अप टू 10 लाख 20 लाख है तो यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया क्या? तो ये तीन चार्ट्स अपन ने देखे क्विकली, किसके? यहाँ पे लीगल सर्विसेज के। तो अपन ने देखे तो 2-3 क्वेश्चन में काफी बार क्या है, यहाँ पे एडजस्टमेंट इसका पूछता है। फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी कई बार लीगल सर्विसेज का आपको यहाँ पे पूछ लेता है, भाई आरसीएम में आ रहा है तो आपको टर्नओवर किसका देखना है? पिछले साल का। यहाँ गलती हो जाती है, बच्चे इस साल का देख लेते हैं, तो आपको पिछले साल का टर्नओवर दिया रहेगा, वो देखना रहेगा। उसके बाद स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की बात करेंगे। अब 3 चीजें याद रखनी है, क्या? सप्लायर कौन है, रिसिपेंट कौन है, सर्विस कौन सी, दैट्स इट। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कौन दे रहा है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी दे रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी दे रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम में इधर नहीं आएगा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट किसको दे रहा है? किसी बॉडी कॉर्पोरेट या
पार्टनरशिप फर्म को, किसको दे रहा है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो आरसीएम में आएगा। So who is the supplier? Any person other than body corporate. Who is the recipient? Body corporate or partnership firm. Then sponsorship services के केस में क्या हो जाएगा, कौन टैक्स पे करेगा भाई, रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। उसके बाद सर्विस कौन सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसको, कोई भी बिजनेस एंटिटी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। बट यहाँ पे क्या किया है, ये एक्सक्लूड किया है, एक्सक्लूड किया है। तो पहले ये सेकंड पॉइंट के 1 2 3 की बात करेंगे। आरसीएम की एंट्री से एक्सक्लूड किया मतलब फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, सीधी सादी बात है। आरसीएम की एंट्री से कोई चीज एक्सक्लूड हुई तो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगी। कौन सी, सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, ठीक है, इंडियन रेलवेज की, या सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर की सर्विसेज। सो ये सर्विसेज किस में जाएगी, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसको यहां से भी हटा दिया है, मतलब आरसीएम की एंट्री से हटाया मतलब फॉरवर्ड चार्ज में जाएगी, एग्जेम्पशन की एंट्री से भी हटाया हुआ है मतलब टैक्सेबल है, ठीक है। तो टैक्सेबल है तो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज है, टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इन शॉर्ट क्या याद रखना है, ये 3 सर्विसेज आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। और एक चीज यहां से क्या हटाया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्यों हटाया, उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात है, गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बिजनेस एंटिटी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा। परंतु ये 3 सर्विसेज जो है इस केस में कौन टैक्स पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज पे गवर्नमेंट ही पे करेगा। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्पीड पोस्ट की सर्विस दी हुई है आपको क्वेश्चन में, तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा भाई, गवर्नमेंट ही पे करेगा। ये सब फॉरवर्ड चार्ज में समझ में आया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एसी की टिकट निकाली, टैक्स कौन पे करेगा भाई, रेलवेज ही पे करेगा यहाँ पे, ठीक है, आपसे कलेक्ट करता है उस पर। आया क्या समझ में। उसके बाद नेक्स्ट, सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, काहे की, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। किसकी बात हो रही, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस है। हु इज द सप्लायर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। हु इज द रिसिपिएंट, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। सो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम, टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम, समझ में आएगा। उसके बाद सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। किसकी बात हो रही है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। हु इज द सप्लायर, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहा है, और किसको दे रहा है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम। अदर देन पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन वाला, कॉम्पोजिशन वाला रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। मतलब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन वाले को दे रहा है तो फिर उस केस में टैक्स ही नहीं लगेगा ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो टैक्स पे करता नहीं, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो टैक्स पे करता नहीं। सेकंड, यहाँ पे अदर देन कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन वाले को भी टैक्स पे नहीं करना है। तो कॉम्पोजिशन के अलावा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन सर्विस दे रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल वाली, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। आया क्या समझ में। उसके बाद टीडीआर एफएसआई की बात करेंगे। सो टीडीआर एफएसआई यहाँ पे कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है तो प्रमोटर टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम, ठीक है। या लॉन्ग टर्म लीज की बात करें तो उस केस में भी प्रमोटर टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम। अब इसमें याद है क्या, टीडीआर एफएसआई में एक एग्जेम्पशन की भी एंट्री थी, अपन ने कंबाइन करके पढ़ी हुई है ऑलरेडी। देखो टीडीआर यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, फट से देख लेते हैं 1 मिनट में। एनी पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, टीडीआर एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ प्रमोटर को। तो क्या बोला है पहले कि ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जब ये प्रोवाइड करेंगे उस टाइम ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से। कंडीशन क्या रखी उन्होंने कि भाई इससे जो भी फ्लैट्स बनेंगे, इससे जो भी यहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं वो क्या हो जाने चाहिए, बिक जाने चाहिए बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो इससे जो भी फ्लैट्स बनेंगे वो बिक जाने चाहिए, बिक जाने चाहिए। कंडीशन है यहाँ पे, एग्जेम्पशन में क्या कंडीशन दी हुई है कि भाई इससे जो भी फ्लैट बनेंगे वो बिक जाने चाहिए। अब ये नहीं बिके तो उस केस में ये जो एग्जेम्पशन आपको दिया था ये विड्रॉ हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली, जितने फ्लैट्स नहीं बिके उसने। फॉर एग्जाम्पल अपना 7 और 8 नंबर का फ्लैट नहीं बिका,
कब तक के, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। तो उस केस में इस पे क्या हो जाएगा भाई, इस पे सीधी सादी बात है, आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा, इस पे आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात यह है कि टैक्स कौन पे करेगा, तो भाई प्रमोटर पे करेगा अंडर आरसीएम, प्रमोटर पे करेगा अंडर आरसीएम। आया क्या समझ में? तो ये एग्जेम्पशन प्लस आरसीएम का ही अपन ने देखा था, याद है क्या? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी बात करता है भाई, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी की बात करेंगे। सो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के केस में देखो क्या बात है, 1 सेकेंड। हाँ, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी यहाँ पे किसको सर्विस दे रहा है, हु इज द सप्लायर, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हु इज द रेसिपिएंट, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, हु विल टेक पे टैक्स अंडर आरसीएम, सो द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विल पे टैक्स अंडर आरसीएम, द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विल पे टैक्स अंडर आरसीएम। देखो अब इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आपको दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ठीक है, तो एंट्री तो इतनी थी, फिर ये एक क्लैरिफिकेशन आया, क्या बोला कि आपका डायरेक्टर कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भाई एम्प्लॉयज नहीं होते कंपनी के, कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो एम्प्लॉय नहीं होते कंपनी के, तो उन्होंने क्या बोला, वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय नहीं है मतलब आउटसाइड शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में नहीं आएगा, शेड्यूल 3 में नहीं आएगा मतलब टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा मतलब टैक्स कौन पे करेगा, रिवर्स चार्ज पे कंपनी टैक्स पे करेगी, रिवर्स चार्ज की एंट्री के हिसाब से कंपनी टैक्स पे करेगी। सेकंड बात, आपका डायरेक्टर कौन है, होल टाइम डायरेक्टर है, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, दे मे और मे नॉट बी एम्प्लॉइज, डिपेंड करता है। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि टीडीएस कहाँ डिडक्ट हुआ है, टीडीएस कहाँ डिडक्ट हुआ है और बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है। टीडीएस डिडक्ट हुआ है एम्प्लॉय सर्विसेज में और बुक्स में आपने करा है यहाँ पे एम्प्लॉय के हिसाब से, क्या यहाँ पे आपने एंट्री करी हुई है यहाँ पे सैलरी के हिसाब से, तो उस केस में ट्रांजैक्शन हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट सर्विस का, एम्प्लॉयमेंट सर्विस का हो गया मतलब शेड्यूल 3 हिट हो गया। सो देन इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, परंतु अगर यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया 194J में, 194J में मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज में, ठीक है, आपने बुक्स में भी प्रोफेशनल सर्विसेज दिखाई है, तो उस केस में ये अगेन शेड्यूल 3 से बाहर हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल 3 से बाहर हो जाएगा, यहाँ पे शेड्यूल 3 से बाहर हो गया मतलब टैक्सेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय सर्विसेज नहीं है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल होगा तो रिवर्स चार्ज पे कंपनी टैक्स पे करेगी, टैक्सेबल होगा तो रिवर्स चार्ज पे कंपनी टैक्स पे करेगी। तो अब आपको क्वेश्चन में देखना है आपको कौन सा डायरेक्टर दिया हुआ है वहां पे, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, टीडीएस और बुक्स का ट्रीटमेंट। ठीक है, समझा। उसके अलावा एक क्लैरिफिकेशन और आया डायरेक्टर के केस में कि भाई डायरेक्टर कुछ सर्विसेज देता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे, जैसे उसने अपनी रेंट कर दी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर वो भी यहाँ पे आएगी क्या, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 नहीं, जो सर्विसेज वो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी दे रहा है वो ही आरसीएम में आएगी और कंपनी या को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। जो पर्सनल सर्विसेज वगैरह वो यहाँ पे दे रहा है वो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, वो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आया क्या समझ में? उसके बाद नेक्स्ट इंश्योरेंस एजेंट, कई बार एग्जाम में भाई ये सिंपल सिंपल एक दो जो आते हैं एडजस्टमेंट, उसमें इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट बहुत ही बार पूछता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज दे रहा है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, जो भी इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। कौन टैक्स पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। सिमिलरली रिकवरी एजेंट जब सर्विसेज दे रहा है किसको, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या एनबीएफसी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। अब इसमें कई बार एक दो बार ट्रिक क्या प्ले कर लेंगे वो कि जो रिसिपिएंट है वो बैंकिंग कंपनी नहीं रहेगी, रिसिपिएंट यहाँ पे कौन है, XYZ सप्लायर हैज अपॉइंटेड अ रिकवरी एजेंट टू रिकवर फंड्स, सो उस केस में आरसीएम नहीं है, उस केस में आरसीएम नहीं है, उस केस में एफसीएम ही है। परंतु अगर रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी को, तो आरसीएम है, ये ध्यान रखना एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक जो भी वर्क है वो होना चाहिए। सो म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, तो किसको, म्यूजिक कंपनी को दे रहे हैं, प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, तो उस केस में म्यूजिक कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, म्यूजिक कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। उसके बाद ऑथर की बात आती है, अगेन ओरिजिनल वर्क से रिलेटेड, तो ऑथर के केस में दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है ऑथर के केस में, पहला टैक्सेबल अंडर आरसीएम, पब्लिशर टैक्स पे कर देगा अंडर आरसीएम। ठीक है, ऑथर सर्विसेज दे रहा है पब्लिशर को, तो पब्लिशर टैक्स पे कर देगा अंडर आरसीएम। दूसरा ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज में भी जा सकता है। ठीक है, ऑथर यहाँ पे टैक्स पे कर सकता है, ऑथर टैक्स पे करेगा यहाँ पे सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। क्या कंडीशन है, ऑथर को यहाँ पे ऑथर ने चूज किया कि मेरे को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है, तो भाई तू रजिस्ट्रेशन ले, पहले रजिस्ट्रेशन ले, डिक्लेरेशन फाइल कर यहाँ पे,
कि मैं टैक्स पे करूंगा फॉरवर्ड चार्ज में और पूरे 1 साल के लिए, इट शॉल नॉट विड्रॉ इट फॉर 1 ईयर फ्रॉम द रेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। जब से ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसके 1 साल के अंदर, 1 साल तक के उसको वो विड्रॉ नहीं कर सकता वो ऑप्शन। और उसको डिक्लेरेशन करने पड़ेगी हर एक इनवॉइस में जो वो पब्लिशर को देगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूँ। तो ऑथर भी फॉरवर्ड चार्ज में पे कर सकता है, उसको ये बताना पड़ेगा। तो एग्जाम में आए तो अपन ने दोनों ऑप्शन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई की जो ओवरसीइंग कमिटी होती है उन्होंने आरबीआई को सर्विसेज दी तो आरबीआई टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। अब ये वाला नेक्स्ट वाला कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस दे रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी फर्म, ठीक है। सो इंडिविजुअल डीएसए सर्विसेज दे रहा है किसको, बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को। तो बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये जैसे इंडिविजुअल डीएसए है तो ही आरसीएम में जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल डीएसए अगर सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल या बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को तो ही आरसीएम में जाएगा। कई बार बॉडी कॉर्पोरेट दे देंगे, ठीक है, एबीसी लिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तो उस केस में आरसीएम में नहीं जाएगा, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में। इसमें अपने को बड़े ध्यान से देखना है सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन, ठीक है। तो इसी में एग्जाम में हो जाता है भाई, इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, वो अपने को वो ध्यान से देखना है कि एंटिटी कौन सी है। सो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, और बैंकिंग कंपनी ऑफ एनबीएफसी को दे रही है तो बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। उसके बाद बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज दे रहा है भाई, बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है किसको, बैंकिंग कंपनी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट, किसकी बात हो रही है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट की बात नहीं हो रही, बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट सर्विस दे रहा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो इस केस में आरसीएम में टैक्स पे हो जाएगा, उस केस में आरसीएम में टैक्स पे हो जाएगा। रुको देखो मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ मेन बुक से। देखो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में कैसा है, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट जब भी किसको दे रहा है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज में बिजनेस करस्पॉन्डेंट को टैक्स पे करना है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को टैक्स पे करना है। और जब बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो वो एंट्री आरसीएम में नहीं है, आरसीएम में नहीं है मतलब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है। तो इन शॉर्ट दोनों भी केस में बिजनेस करस्पॉन्डेंट को ही आरसीएम पे टैक्स, सॉरी बिजनेस करस्पॉन्डेंट को ही टैक्स पे करना पड़ता है, उसके और एजेंट के ट्रांजैक्शन में आरसीएम में, उसके और बैंकिंग कंपनी के ट्रांजैक्शन में एफसीएम में। आएगा समझ में, किसकी बात कर रही हूँ, बिजनेस करस्पॉन्डेंट की, फैसिलेटर की नहीं, फैसिलेटर, बिजनेस फैसिलेटर और बैंकिंग कंपनी के केस में बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, समझा क्या। तो ध्यान से देखो एग्जाम में फैसिलेटर का पूछा है कि करस्पॉन्डेंट का आपको यहाँ पे पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, सिक्योरिटी सर्विसेज की, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज एक बार अपन मेन बुक से देखते हैं, एक सेकंड, हमारा डायग्राम है अपने पास। सिक्योरिटी सर्विसेज किसकी बात कर रहे हैं भाई, सिक्योरिटी सर्विसेज में अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपेंट कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे, क्योंकि सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। आरसीएम की एंट्री में कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सो अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। अब सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर देखना है रिसिपेंट कौन है, रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन कॉम्पोजिशन वाला, या जो लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही टीडीएस डिडक्शन के लिए लिया है, तो उस केस में अगर इन दोनों के अलावा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम में जाएगा, आरसीएम में जाएगा। बट अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, कॉम्पोजिशन वाला है, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही टीडीएस डिडक्शन के लिए लिया, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी सर्विसेज का बहुत बार एग्जाम में पूछता है, यही 3 पॉसिबिलिटी रहेगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अपना यहीं पे नेक्स्ट पेज में चार्ट दिया हुआ है, देखते हैं क्या बात है भाई। रेंटिंग ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की। सो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो है उसमें 2 रेट चलते हैं, एक 5%, एक 12%। सो 12% में क्या बोला इन्होंने कि फॉरवर्ड चार्ज रहेगा, वो हमेशा हमेशा फॉरवर्ड चार्ज, वो आरसीएम में आता ही नहीं, 12% वाला आरसीएम में नहीं आता, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज में मतलब ऑब्वियसली सप्लायर टैक्स पे करेगा। 5% वाला है तो 5% में अपने को देखना है कि भाई सप्लायर कौन, रिसिपेंट कौन। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्या होगा, रिवर्स चार्ज में जाएगा ऑलवेज। क्या, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट,
रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट तो रिवर्स चार्ज में जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट था, रिसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में हो जाएगा। यस, यहाँ पे सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी फॉरवर्ड चार्ज में चल जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर याद रखो तो तुम एक ही चीज याद रखो, एग्जाम में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का जब भी क्वेश्चन आए तो अपने को देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। रेट अगर 5% वाला दिया हुआ है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिवर्स चार्ज लगा दो, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज, दैट्स इट, ठीक है। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, 5% का रेट, तो इसी कॉम्बिनेशन में खाली रिवर्स चार्ज लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। आया क्या समझ में? उसके बाद में अब एक क्लैरिफिकेशन इसमें आया, देखो दो चीजें होती है, एक तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होता है। गवर्नमेंट ने बोला मिक्स मत करो भाई, देखो समझो तुम, डिफरेंस है इसमें क्या कि क्लियर डिफरेंस है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर में क्या आता है कि भाई आप मोटर व्हीकल रेंट पे ले रहे हो, जैसे कि मैंने कार ली यहाँ से रेंट पे, कि यहाँ से मैं पुणे जाऊंगी, मैंने क्या किया, किसी कंपनी से कार ली, 5,000 रुपए में पे करूंगी, 5,000 रुपए में पे करूंगी, कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी उसमें इंक्लूडेड है। बट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या होती है भाई, आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ली मतलब ओवर प्री डिटरमाइंड रूट्स ऑन प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया यहाँ जो हम सर्विस कवर कर रहे हैं ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस की नहीं है, ठीक है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में क्या होता है भाई, ये हो सकता है यहाँ पे अपन ने किसी कंपनी ने क्या करी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात क्या होगी, जैसे किसी कंपनी ने क्या करी है कि कुछ 2-3 दिन के लिए मोटर व्हीकल हायर पे लिए, ठीक है, और फिर उस केस में उनको जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आती है, डिपेंडिंग ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, आरसीएम में वो आ रहे हो। पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी के किसी एम्प्लॉइज ने क्या किया है, बस की सर्विसेज ली है, बस की सर्विस ली, उस केस में आरसीएम नहीं आएगा भाई, उस केस में आरसीएम नहीं आएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्लैरिफिकेशन आया। सेकेंड, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज की बात करेंगे। हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विस? लेंडर, लेंडर है, बोरोअर को यहाँ पे सर्विस दे रहा है, तो इस केस में बोरोअर टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, सिंपल सी बात आई। जो लेंडिंग फीस चार्ज कर रहा है बोरोअर से यहाँ पे हैज द कैरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन, और ये जीएसटी में टैक्सेबल रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। कौन सी बात हो रही है? लेंडिंग फीस जो चार्ज कर रहा है यहाँ पे, हु इज द सप्लायर? लेंडर चार्ज कर रहा है लेंडिंग फीस बोरोअर से, सो वो कंसिडरेशन है और उस पर जीएसटी लगेगा। और उसके अलावा ये जो काम करते हैं, देखो लेंडर है, ये बोरोअर है, इनके बीच में रहता है एक अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी। तो इंटरमीडिएटरी फ्री में तो काम करेगा नहीं, इंटरमीडिएटरी जो भी कमीशन यहाँ पे फीस चार्ज करता है वो टैक्सेबल रहेगा, वो ऑब्वियसली सेपरेटली टैक्सेबल रहेगा। तो दो चीजों की बात आई, एक लेंडिंग फीस, सो लेंडिंग फीस जो चार्ज कर रहे हैं वो भी टैक्सेबल जीएसटी में, यहाँ पे उसको कंसिडरेशन बोलेंगे, टैक्सेबल है। और अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी जो भी चीजें ले रहा है, कमीशन फीस वगैरह, वो भी टैक्सेबल है जीएसटी में, ठीक है। आया क्या समझ में? अब यहाँ तक है कि जो अपन ने एंट्रीज पढ़ी वो सीजीएसटी के लिए भी अप्लाई होती है, आईजीएसटी के लिए भी अप्लाई होती है, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई पे भी लगती है और इंट्रास्टेट सप्लाई पे भी लगती है, दोनों पे लगती है, ठीक है। इंट्रास्टेट पे भी, इंटरस्टेट पे भी लगती है। अब एक ही एंट्री जो सिर्फ आईजीएसटी पर्पस के लिए, यहाँ पे आईजीएसटी पर्पस के लिए, क्या, जब सप्लायर आपका कहाँ है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, दुबई में बैठा है आपका सप्लायर। रिसिपिएंट आपका कहाँ है भाई? जो पर्सन लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में इंडिया में, अदर देन एनटीओआर, अदर देन एनटीओआर, तो उस केस में जो पर्सन लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम, समझा क्या? ठीक है। तो यहां तक अपन ने क्या पढ़ी? सर्विसेज जो टैक्सेबल है कहाँ पे भाई? आरसीएम में। सर्विसेज जिसमें आरसीएम में टैक्स पे करना है। अगेन सप्लायर याद रखो, रिसिपिएंट याद रखो, और सर्विस कौन सी है वो याद रखो। अब क्या है? गुड्स, गुड्स जो टैक्सेबल है अंडर आरसीएम, ठीक है। बहुत ही छोटी सी लिस्ट है देखो गुड्स की। गुड्स के केस में क्या बात हुई? अब कौन से गुड्स हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने गुड्स लिए हैं, आप रिसिपिएंट हो, आप टैक्स पे करोगे अंडर आरसीएम। गुड्स कैशिव नट्स नॉट शील्ड पील्ड है, कैशिव नट्स नॉट शील्ड पील्ड है, किससे लिया? एग्रीकल्चरलिस्ट है। अच्छा, किसने लिया? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। तो कैशिव नट्स नॉट शील्ड पील्ड, एग्रीकल्चरलिस्ट से किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। बीडी रैपर लीव्स दैट इज तेंदू, एग्रीकल्चरलिस्ट से लिया किसने? सप्लायर कौन है? एग्रीकल्चरलिस्ट। रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। उसके बाद टोबैको लीव्स, टोबैको लीव्स भी एग्रीकल्चरलिस्ट सप्लायर है अगर, और रजिस्टर्ड पर्सन ने रिसीव किया तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। यहाँ पे एक और है, रॉ कॉटन के केस में भी बात करेंगे, तो एग्रीकल्चरलिस्ट जब सप्लाई करता है और रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव करता है तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। तो ये जो चार चीजें हैं इसमें अगर सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, रिसिपिएंट कौन है यहाँ पे? रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम। कौन सी चार चीजें? कैशिव नट्स नॉट शील्ड पील्ड, बीडी रैपर लीव्स दैट इज तेंदू, टोबैको लीव्स एंड रॉ कॉटन, ठीक है।
कैशिव नट्स नॉट शील पील, बीडी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स एंड रॉ कॉटन। ये अगर सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, रिसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। आया क्या समझ में? उसके बाद यहाँ पे कुछ एसेंशियल ऑयल्स है अदर देन ऑफ सिट्रस फ्रूट, वो मिंट ऑयल्स है सारे, पीपर मिंट, अदर मिंट्स, ये सारे मिंट ऑयल्स। तो मिंट ऑयल का यहाँ पे सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो, उसने सप्लाई किया रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। उसके बाद सिल्क यार्न की बात करेंगे। सो सिल्क यार्न के कौन है सप्लायर, यहाँ पे कौन है सप्लायर, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सिल्क यार्न, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सिल्क यार्न किससे, रॉ सिल्क से या सिल्कवॉर्म कोकोन से, रॉ सिल्क से या सिल्कवॉर्म कोकोन से, जो क्या कर रहा है यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा है। एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्कवॉर्म कोकोन्स, वो सप्लायर है। और रिसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है। सो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, सप्लाई ऑफ लॉटरी, ठीक है। लॉटरी यहाँ पे कौन सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, किसको, हु इज द रिसिपिएंट, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट। तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम, टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम। नेक्स्ट, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, इन सब की बात करें तो भाई यहाँ पे कौन सप्लाई कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सक्लूडिंग लिखो भाई, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग छूट गया, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज की बात नहीं हो रही, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंडियन रेलवेज या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, ये सप्लायर है, किसको सप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। किसकी बात हो रही है, यूज्ड व्हीकल जो है, सीज्ड कॉन्फिस्केटेड गुड्स हैं, ओल्ड यूज्ड गुड्स हैं, वेस्ट एंड स्क्रैप है, उनकी बात हो रही है, ठीक है। फिर पीएसएलसी, पीएसएलसी जो है अगर वो सप्लाई कर रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। और मेटल स्क्रैप की बात करें तो मेटल स्क्रैप कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। तो ये एंट्रीज काय की थी भाई, गुड्स की जो अपन ने यहाँ पे देखी, गुड्स की जो हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। और सर्विसेज की हमने ऑलरेडी देख ली। तो रिवर्स चार्ज चैप्टर अपन ने देखा, क्या याद रखना है भाई, सर्विस के केस में सर्विस कौन सी है, सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, वो मैच हो गया तो भाई रिवर्स चार्ज में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। सो सिंपल एडजस्टमेंट आते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन में, इसके यहाँ पे बहुत ज्यादा बार आते हैं। केस स्टडीज कभी कभार पूछती है, जैसे कि जीटीए पे आपसे पूछ सकते हैं, लीगल सर्विसेज पे पूछ सकते हैं, डायरेक्टर पे पूछ सकते हैं, जिसमें उसमें पूछने के चांसेस है। बट फिर भी ज्यादातर के जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें इनके एडजस्टमेंट ज्यादातर के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम आरसीएम का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। भाई वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।